So today we are going to start a new chapter of wave optics. वेव ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. We can say this is chapter number 2 of wave optics, and the name of this chapter is interference of light waves. लिखोगे बेटा हेडिंग, interference of light waves. पिछले साल 11 में पढ़े थे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स. इस साल पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स. बैकग्राउंड साइन बंद करो थोड़ा. बहुत खटर-पटर हो रहा है. क्या बात है, क्या पटक रही हो? सर मैं नहीं कुछ पटक रही हूँ, सीएमएस वाले पटक रहे हैं. अच्छा, ओहो. Interference of light waves. So this is the name of unit and this is the name of chapter. तो इस यूनिट में हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं. यस सर. तो टॉपिक्स पर आ जाते हैं. पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. क्या पढ़ेंगे? यस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. प्रिंसिपल ऑफ, लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Principle of superposition of waves. What do you mean by principle of superposition? देखो बेटा, थोड़ा समझो फिर लिख पाएंगे. लिख लिया होगा यार. यस सर. आइंस्टाइन के चश्मे से अगर देखोगे तो पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एनर्जी है. यस सर. ठीक. एनर्जी के दो फॉर्म हैं. एक है मैटर और दूसरा है वेव. यस सर. मैटर जिसके पास मास होता है, जो यस सर. स्पेस ऑक्युपाई करता है, और जब एक मैटर दूसरे मैटर से टकराता है, एक मास जब दूसरे मास से टकराता है, ठीक है, कोलिजन होता है, तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना. यस सर. सारे मास स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. जिस जगह पर होते हैं उस स्पेस को फिल कर लेते हैं. जैसे क्लास में कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सीट पर बैठा हुआ है, तो उसी पर्टिकुलर सीट पर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं बैठ सकता जब तक कि वो वहां से हट ना जाए. यस ठीक. सर. लेकिन वेव के साथ बेटा ऐसा नहीं है. कमरे में लाइट है ना तुम्हारे, यस सर. फिर भी मेरी साउंड तुम्हारे कंप्यूटर से होते हुए तुम्हारे कान तक पहुंच रही है ना. यस सर. उस बीच में लाइट भी तो है ना, हाँ सर. कंप्यूटर और तुम्हारे कान के बीच में. यस सर. ठीक. तो ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट ने उस साउंड को प्रोपगेट होने से रोक दिया हो या स्पेस ऑक्युपाई कर रखा हो कि अब इस स्पेस में लाइट है तो साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता. वेव की यही कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक इसको वेव बनाती है ना. यस सर. ठीक. तो वेव की यही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, बट इट इज ऑल्सो ओके फॉर्म ऑफ सर. एनर्जी. ओके सर. वेव्स के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है. ओके सर. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता था. हाँ मैग्नेटिक सर. फील्ड के साथ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता था. पढ़ चुके हैं हम लोग. यस सर. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों हाँ ने सर. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. याद है ना. यस सर. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे. ठीक है. यस सर. तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है. तो वेव के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है कि मतलब एक ही स्पेस में दो या दो से अधिक वेव साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं
विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। ये बात समझ में आई Yes, sir. कि आपके कमरे में लाइट भी है फिर भी साउंड प्रोपोगेट हो रही है। और Yes, sir. ऐसा नहीं कि साउंड के कारण लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या वेवलेंथ कुछ चेंज हो रहा हो। तो ना तो साउंड लाइट को इन्फ्लुएंस करिए ना लाइट साउंड को। ऐसा तो नहीं है कि कमरे की लाइट बंद करके मेरी आवाज़ सुनो तो कुछ और लाइट जला करके सुनो तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आ रही हो। नहीं सर। ऐसा तो नहीं है ना, एग्जैक्टली मेरी ही आवाज़ आती है ना। लाइट बंद करके Yes, देख लो, sir. चेक कर लो। ठीक है, बोलो। इट मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन वेव ऑन टू अदर। Yes, sir. इसी को थोड़ा ढंग से बोल देंगे तो वही कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कि इन अ मीडियम टू आर मोर देन टू वेव्स कैन प्रोपेगेट साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव मीडियम पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो नॉलेज की बात हो गई कि जब भी किसी मीडियम में वेव प्रोपेगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हैं। Yes, तो sir. देखा होगा तो कोई Yes. पार्टिकल को देखो तो अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे एसएचएम परफॉर्म करता है। Yes, और sir. एसएचएम का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पढ़ा होगा Yes, sir. 11th में। y डिस्प्लेसमेंट है, ए Yes, sir. एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी या 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू। यहाँ फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिख रहा है। Yes, sir. मानो तो एफ लिख दो, कोई मना थोड़ी नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक, आप एन लिख लो, कोई मना थोड़ी नहीं करेगा। तो एन लिखो या एफ लिखो या नहीं लिखो, सब बात बराबर। ठीक, ऑल दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो स्टेटमेंट जरा लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ वेव्स का स्टेटमेंट लिखते हैं। सर एक सेकंड। मैं तो यहीं आगे लिख दूंगा। इन अ मीडियम लिखूंगा नहीं मैं, डॉट 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 बनाऊंगा, तुम लिखो। इन अ मीडियम टू आर मोर देन टू वेव्स कैन प्रोपेगेट साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। In a medium, two or more than two waves can propagate simultaneously without affecting each other. लिख लिया? सर एक सेकंड। In a medium, नहीं सर लिख लिया, मतलब two or लास्ट में। more than two waves can propagate simultaneously without affecting each other. यस सर। During propagation of wave, medium particle perform simple harmonic motion. During propagation of waves, medium particle perform simple harmonic motion. About their mean position. During Yes, sir. propagation of waves, medium particle perform simple harmonic motion about their mean position. लिख लिया? यस यस सर। ठीक, अब मान लो दो या दो से अधिक वेव साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोपेगेट हो रही हैं। ध्यान से देखना। मान लो, एक मिनट बेटा जरा। तो मान लो यहाँ पर मीडियम में कोई एक वेव प्रोपेगेट हो रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। सुन रही बेटिया? यस सर। तो y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट y दिखाते हैं, x एक्सिस पर टाइम दिखाते हैं, डिस्टेंस भी दिखाते हैं। यस सर। तो y अगेंस्ट t भी ग्राफ ऐसा ही आता है, y अगेंस्ट x भी ग्राफ ऐसा आता है। इसमें y डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है ना?
Yes, sir. बंद कर दो, तुम्हारे मोहल्ले के डॉगी लोग भी पढ़ लेंगे नहीं तो। हाँ, फीस देंगे नहीं, पढ़ लेंगे फालतू में। टी है टाइम। नहीं, मजाक कर रहा था। पहली बार फीस किसी ने बोला होगा कुछ, मैंने नहीं। हाँ सर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर मान लो साइमल्टेनियसली एक और वेव प्रोजेक्ट हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक बीच में लता दीदी भी गाना गा रही हैं, या किशोर अंकल तो शायद चले गए, अब नहीं है, ठीक है, उनका गाना बज रहा है। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लेकर सोचो, उसका डिस्प्लेसमेंट मेरे वेव के कारण y1, लता दीदी की वेव के कारण y2 हो रहा है। अब ये पार्टिकल एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेव के लिए ऑसिलेट करना है उसको, तो न तो वो मेरे लिए ऑसिलेट करेगा कि मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, न ही वो लता दीदी के लिए ऑसिलेट करेगा कि बहुत सुरा गाती हैं, ठीक है। वो रिजल्टेंट ऑसिलेशन करेगा, और रिजल्टेंट ऑसिलेशन होगा वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। वो कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा गा रहा है। तो जब किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोपगेट होती हैं, सो दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर एंड, ठीक, ट्रूली स्पीकिंग, resultant displacement of any particle at any instant, this is the resultant displacement of any particle at any instant, is Yes, the sir. vector sum of the displacement produced by the individual waves. समझ में आया बेटा? जी सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यस। ठीक है। तो ये सब बनाने के बाद यहाँ पर ये लाइन बोल दूंगा, लिख लेना। जी सर, 2 मिनट ले लेना बना लो। हाँ हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम। ओके सर। आज लेट हो गई क्लास में थोड़ी, कोचिंग से घर आया हूँ। हाँ सर। During propagation of more than two waves, in a medium, यहाँ पर लिखो, during propagation of more than two waves in a medium, the resultant displacement of any particle at any instant, सर एक सेकंड प्लीज फिर से बोल दीजिए। ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ मोर देन 2 वेव्स इन अ मीडियम, the resultant displacement of any particle, ये y resultant displacement है, of any particle at any instant is equal to, देखो इसको बोला, is equal to vector sum of the, is equal to vector sum of the displacements produced by individual waves, vector sum of the displacements produced by individual waves। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। ठीक सम है, क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूस। वेव्स। देखो, ये अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नहीं होता तो हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक टाइम पर अगर मान लो जैसे मैटर जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता वेव का, तो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती, यस सर। स्पेस ऑक्यूपाई करती। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्पेस में लाइट है, तो उस स्पेस में साउंड तो प्रोपोगेट नहीं हो पाता ना, यस सर। अगर मैटर वाला कैरेक्टर होता। तो यस दिन सर। में तो कोई बात ही नहीं कर पाता सनलाइट के इन्फ्लुएंस में, बोलो। यस सर। तो रात होने का इंतजार करते, हाँ सर। ठीक, और रात में भी लाइट जला के बात नहीं हो पाती, बोलो। यस सर। या मान लो मैटर, जैसे एक मैटर दूसरे मैटर को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कमरे में हम लोग बैठे हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स आके बैठते जाते हैं कमरे में, तो हर यस एक सर। स्टूडेंट अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस करता है। यस सर। हर एक स्टूडेंट अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस करता है।
Yes, sir. ठीक है, तो कमरे में एयर कम हो जाती है, इसीलिए आप कभी फील करोगे कोचिंग में या स्कूल में Yes, sir. कि ह्यूमिडिटी जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा फील होती है, ठीक है ना, और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है, लोगों को थोड़ी पसीना ज़्यादा आने लगता है जब लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो, Yes, sir. क्योंकि वो सभी लोगों ने अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस कर दिया। Yes, sir. साथ में सबका बॉडी हीट भी उसी कमरे में है, Yes, sir. नहीं है? Yes, ठीक sir. है, तो जो वाटर वेपर वेपराइज हो रहा है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो सांस लेने में सबको थोड़ी दिक्कत होने लगती, पसीना सबको बढ़ जाता है, ठीक है। Yes, sir. स्विमिंग पूल में हम लोग जब जंप लगाते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं ना, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक, तो जितना वॉल्यूम होता है कूदते हैं उतना लेवल वाटर पानी का ऊपर हो जाता है, नहीं तो अगर मान लो कंप्लीट फील्ड है स्विमिंग पूल तो उतना पानी बाहर आ जाता है। Yes, sir. हमेशा एक मैटर दूसरे मैटर को डिस्प्लेस करके स्पेस ऑक्युपाई करता है, पर वेव के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर Yes, sir. ऐसा होता तो मान लो दिन में हम बोलते और हमारी साउंड की इंटेंसिटी इसी होती कि लाउड लाइट को डोमिनेट कर देती, तो फिर हम बोलते जहाँ तक आवाज़ जाती वहाँ तक तो अंधेरा हो जाता। Yes, sir. ऐसा नहीं होता है ना। No, sir. ऐसा होता तो कितनी प्रॉब्लम होती, हर आदमी बोलना शुरू करता तो वहाँ अंधेरा हो जाता, पत्रिकापुरम चौराहे पर तो हमेशा अंधेरा ही रहता। Yes. नहीं, इतनी लाइटें, इतने लोग ये वो बजाते हैं हाँ, हॉर्न sir. वगैरह, ठीक है ना, हमेशा अंधेरा ही Hmm. रहता वहाँ पर, बोलो। Hmm. ठीक है, Yes, sir. और बहुत सारी मुश्किलें हो जाती बेटा दिन में, तो बात करना मुश्किल हो जाता है, या हम बात करते तो हमारी लाइट को साउंड हमारी लाइट को डिस्प्लेस कर देता, तो अंधेरा 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 होता रहता, नहीं बोलो। Yes, sir. ठीक है, और सोचो शादी उदी में कितनी दिक्कत हो जाती। मान लो किसी की शादी हो रही है, सपोज करो Yes, sir. किसी की भी मान लो Hmm. शादी हो रही है XYZ की, Yes, और sir. ठीक है, अचानक से जब जयमाल का टाइम आया साउंड बजा दिया गया, ठीक है, अब Yes, साउंड sir. की इंटेंसिटी ज़्यादा थी कि उसने लाइट को डिस्प्लेस कर दिया तो अंधेरा हो गया। अब Yes, sir. अंधेरा हो गया, जयमाला डालना था, ठीक है, एक के गले Yes, sir. में दूसरे के गले में बंदे ने डाल दिया, ठीक है, Yes, sir. और फिर साउंड बंद हो गया, तो लाइट ने दिखाया कि भैया ये देखो जयमाला तो कहीं और पड़ गया, तो उसकी पिटाई हो जाती दूल्हे की, नहीं हो जाती बोलो। Yes, sir. तो ये सब प्रॉब्लम होते ना, म्यूजिक को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते एक साथ, पर अगर एक इंस्ट्रूमेंट बजता तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बज पाता, दूसरा बजता तो तीसरा नहीं बज पाता, क्योंकि एक ही साउंड प्रोपोगेट होता। Yes, sir. बहुत सारी प्रॉब्लम आती लाइफ में, लेकिन ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब ऑलरेडी ये चीज़ होती है, इसका एक नाम रख दिया गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि इन मीडियम टू और मोर देन टू वेव्स कैन प्रोपोगेट simultaneously without affecting each other, and during propagation of wave medium particle perform simple harmonic motion. The resultant displacement of any particle at any instant is the vector sum of the displacements produced by individual waves. समझ में आ गया? Yes, sir. So this is principle of superposition of waves. ठीक, बोलो Okay, बेटा। sir. नेक्स्ट टॉपिक इसका हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, तो लिखना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है ना। हाँ, sir. द फिनोमिना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द फिनोमिना ऑफ non-uniform distribution of energy due to superposition of two waves, due to superposition of two waves of equal frequency in a medium Sir, एक second. The phenomena of non-uniform distribution of energy due to superposition of two waves of equal frequency
Yes, sir. The phenomena of non-uniform distribution of energy due to superposition of two waves of equal frequency Yes, sir. in a medium is called interference. देखो बेटा ध्यान से सुनो। तो एक मीडियम में एक वेव प्रोपगेट हो रही है, साइमल्टेनियसली एक दूसरी वेव भी प्रोपगेट हो रही है। दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। आज बहुत जल्दी बता रहे हैं। क्या रे बेटा? आज बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मुझे लिखने में थोड़ा वो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ किसी मीडियम में दो वेव्स प्रोपगेट हो रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। यस सर। फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। एक यस वेव ये सर। है और दूसरी वेव डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, तो किसी किसी प्लेस पर ये दोनों वेव सेम फेज में मिल रही हैं। यस सर। जैसे इस प्लेस पर देखो कि जी ये सर। एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से कोइंसाइड हो रहा है ना। यस सर। तो एक के कारण अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 ऊपर है तो दूसरे के कारण भी y2 ऊपर ही होगा ना। बोलो। यस सर। तो यहाँ यस पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर खूब ज़्यादा होगा और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा ना। यस सर। ऐसा भी हो सकता है, मान लो आगे जा कर के, तो यहाँ तो क्रस्ट से क्रस्ट कोइंसाइड किया है, ठीक है। मान लो आगे जा कर के यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड कर जाए, एक का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से कोइंसाइड कर जाए, तो एक के कारण डिस्प्लेसमेंट नीचे तो दूसरे के कारण भी नीचे होगा ना। बोलो। यस सर। तो यहाँ एम्पलीट्यूड नीचे ज़्यादा आएगा ना। यस सर। मैं आपको बताऊं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाइट आई से लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ऐसे प्लेस पर जहाँ पर क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रस्ट से क्रस्ट मिला है ना, यस सर। यहाँ पर ट्रफ से ट्रफ मिला है ना। यस सर। दोनों केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जी सर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाइट ज़्यादा होगा। जी सर। तो तेज आवाज़ सुनाई पड़ेगी साउंड के केस में, लाइट के केस हाँ में सर। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ब्राइट लाइट दिखाई पड़ेगी ना। यस सर। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शॉर्ट में लिखा मैंने। ओके सर। लेकिन बेटा कुछ प्लेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर दोनों वेव्स अपोजिट फेज मिल रही होंगी। ध्यान से देखो कहाँ पर बहुत सारे प्लेस दिख रहे हैं, पर यहाँ पर देखो, यस सर। एक का क्रस्ट दूसरे के तरफ से कोइंसाइड कर रहा है ना। यस तो सर। एक के कारण डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो दूसरे कारण नीचे होने की पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। तो हो सकता है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो एम्पलीट्यूड जीरो आ जाए, या नहीं तो मिनिमम तो आ ही सकता है, एटलीस्ट अपोजिट है तो। यस सर। तो ऐसे केस में जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी ना। हाँ सर। साउंड के केस में स्लो साउंड सुनाई पड़ेगा, यस सर। लाइट के केस में इंटेंसिटी कम आ जाएगी ना। यस सर। डिम लाइट या डार्कनेस आ जाएगा ना वहाँ पर। यस सर। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया बेटा? यस सर। तो जिन जिन प्लेस पर लाइट वेव सेम फेज में मिलेंगी वहाँ वहाँ कंस्ट्रक्टिव, और जिन जिन प्लेस पर लाइट वेव अपोजिट में मिलेंगे वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। समझ में आई बात? यस सर। इसमें लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इसीलिए आप डेफिनेशन अपनी देखो, मैंने लिखवा रखा है कि द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे लिखिए लाइन, उसी में लाइन चेंज करके लिखिए, बिल्कुल लाइन चेंज करके लिखिएगा। द प्लेसेस वेयर टू वेव्स मीट इन सेम फेज,
तो कुछ लाइनें यहाँ लिख रखी हो, कुछ लाइनें यस, यहाँ लिखो। तो मैंने दैट डायग्राम बना लिया था। अच्छा बना लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो नीचे लिखो द प्लेसेस वेयर टू वेव्स मीट इन सेम फेज, the places where two waves meet in same phase, amplitude of oscillation be maximum, intensity of light be maximum, The amplitude of oscillation be maximum, intensity of light be maximum, and bright fringes, FRINGES, आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, हाँ सर। bright fringes obtain, it is called constructive interference. It is called constructive interference. आगे लिखो यस सर। the places where two waves meet in opposite phase, the places where two waves meet in opposite phase, यस सर। amplitude of oscillation be minimum, amplitude of oscillation be minimum, comma, intensity of light will be minimum, dim light or sometime no light, ब्रैकेट में लिख लेना डार्क फ्रिंजेस, obtain, it is called destructive interference. It is called destructive interference. सुन लिया बेटा, लिख लिया? यस सर। तो ओवरऑल कंक्लूजन बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सुनो कि जब किसी मीडियम में दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी को यस एन सर। से, न्यू से या एफ से, जैसे भी लिखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए दोनों वेव्स की। जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, एक साथ साइमल्टेनियसली किसी मीडियम प्रोपगेट होते हैं, तो कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम तो कहीं पर मिनिमम, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तुम देखोगे ना, इसको अगर स्क्रीन पर देखने पर ऐसे ब्राइट डार्क पट्टियाँ बन जाती हैं, डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे पट्टियाँ बन जाती हैं पूरे पैटर्न में। यस सर। तो इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। समझ में आया बेटा? यस सर। पूरा सुनना ध्यान से, अपनी डिफिनीशन भी देख लेना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यस The सर। phenomena of non-uniform distribution of energy due to superposition of two waves of equal frequency in a medium is called interference. यस सर। The places where two waves meet in a same phase, amplitude of oscillation be maximum, intensity of light be maximum, bright fringes obtain. It is called constructive interference. लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। The places where two waves meet in opposite phase, amplitude of oscillation be minimum, intensity of light will be minimum, dim light or no light obtain, ब्रैकेट में डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। एक डेरिवेशन है जो पिछले साल भी हम लोगों ने किया है, वही करेंगे। थ्योरी
ऑफ इंटरफेरेंस। तो जैसा मैंने बताया कि जब किसी मीडियम में दो वेव्स प्रोपगेट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है तो उनकी सुपरपोजिशन मीन्स मिलने के कारण डिफरेंस होता है। हमने ये भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब वेव प्रोपगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल एसएचएम करते हैं। Yes, sir. और एसएचएम का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद है ना? Yes, sir. y डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, याद है ना? Yes, sir. तो अब सारा डेरिवेशन इसी के बिहाफ पर होगा। तो लिखना बेटा, लेट इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में कभी कभी, लेकिन इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बिटिया? Yes, sir. According to principle of superposition of waves, y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है ना? Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, Yes, sir. तो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है फॉर्मूला? Yes, sir. थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लिख पा रही हो साथ साथ? नहीं सर, मैं थोड़ा तो बाद में लिखूंगी। ठीक है, a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू यहाँ बचेगा a1, वहाँ बचेगा a2 कॉस फाई, यस सर। साइन ओमेगा टी कॉमन है। उसको थोड़ा अरेंज करेंगे प्लस के बाद a2 साइन फाई पहले लिख लिया, यस सर। ब्रैकेट लगा लिया कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर एक छोटा सा एजम्पशन है, यस सर। लेट a1 प्लस a2 cos I is equal to a cos theta and a2 sin phi is equal to a sin theta। ये वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पुटिंग इन 3। तो 3 के लेफ्ट में y है, इसके जगह पर मैंने a cos थीटा मान रखा, देखा? यस सर। तो a cos थीटा साइन ओमेगा टी ऑलरेडी यहाँ पहले से है तो कॉपी कर लेंगे,
साइन ओमेगा टी प्लस इसके जब मान रखा है ए साइन थीटा, देखो ए साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी यहाँ पे जो है उसको लिख लेंगे। Yes, sir. कॉस ओमेगा टी, ए कॉमन ले लो तो y इक्वल टू ए कॉमन, और जो बचा उसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, थोड़ा अरेंज करके लिखा है कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बोलो बेटा। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 3, नहीं 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 नहीं, इक्वेशन नंबर 6, बोलो बेटिया। Yes, sir. इस इक्वेशन को देख के हम बोल सकते हैं कि रियल्टेंट ऑसिलेशन जो हो रहा है वाई रियल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था ना, Yes, sir. तो रियल्टेंट ऑसिलेशन विल बी आल्सो एसएचएम, है ना। Yes, sir. Therefore, resultant oscillation या ऑसिलेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव बोलो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। ऑसिलेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज also SHM, simple harmonic motion with amplitude A। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. बहुत छोटा हो गया, अब लिख सकती हो ना। हाँ सर। लिख लो।